गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और गाइस, ये सीरीज जो चल रही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। और आप हमारे चैनल कमलाक्ष झा ऑफिशियल की प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर आपको पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। तो ये जो लेक्चर है गाइस, ये आप छठा लेक्चर बोल लो या चैप्टर बोल लो, तो ये सिक्स चैप्टर पर हम लोग जो है वो बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास गाइस एक ब्रेन पावर कैप्सूल्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और घंटों तक बैठ के पढ़ना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक कैप्सूल है जो आपको काफी हेल्प करेगा, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चेक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट काम के टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में आपको हेल्प करेंगे, और बहुत ही कम टाइम पे एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो हमने जो मेहनत करी है आपके लिए, उसके लिए एक लाइक का बटन जरूर हिट जो है वो करना। तो देखो, हमने ये पूरे टॉपिक्स कवर अप जो है वो कर लिए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो है वो समाज के अंदर किस प्रकार के सुधार देखने को मिल रहे थे, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, चाहे वो रिलीजन के क्षेत्र के सुधार हो, धार्मिक सुधार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो वही हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सोचो एक ऐसे समय के बारे में जहां इंडिया गुलामी में था। इमेजिन करो कि इंडिया गुलाम था, समाज में अंधविश्वास और बुराइयां चरम पर थी, और तब कुछ ऐसे लोग आए जो समाज को जगाने के लिए खड़े हुए। तो 19 मेंस में अगर आंसर आएगा ना, क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कुछ कि 19th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में लिखिए, तो उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा लिखना कि 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स वर एन अटेम्प्ट टू रिकंसाइल इंडियन ट्रेडिशंस विथ मॉडर्न आइडियाज, एमिंग फॉर सोशल जस्टिस, रैशनलिज्म एंड नेशनल अवेकनिंग। ऐसा लिखेंगे आप। फिर से रिपीट कर दूं, 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स were an attempt to reconcile were an attempt to reconcile Indian traditions with modern ideas. Indian traditions with modern ideas, aiming for social justice, aiming for social justice, rationalism and national awakening. तो कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर। तो स्टार्टिंग ही आपने एकदम बहुत तगड़ी जो है वो दे दी है कि भाई 19वीं शताब्दी के समय पर जो सुधार आए थे, वो इंडियन ट्रेडिशंस को दोबारा से, हमारे इंडियन कल्चर्स को दोबारा से खड़े करने के लिए आए थे, बट कुछ मॉडर्न आइडियाज के साथ, कि समाज में न्याय हो और हमारे नेशन, हमारी कंट्री के प्रति जो है वो लोग जागरूक हो, अवेक हो, जागें। तो आइए समझते हैं कि इन मूवमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो क्यों ये रिफॉर्म मूवमेंट्स की जरूरत पड़ी। ब्रिटिश रूल एंड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि रैशनलिज्म, साइंटिफिक थिंकिंग और लिबर्टी आए, यानी कि लोगों को सोचने पर मजबूर किया। बोलते ना, थॉट प्रोसेस लोगों की बेहतर हुई। अब लोग सिर्फ दूसरों की कही हुई बातों पर डम तरीके से बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। रेनेसांस। वेस्टर्न एजुकेशन किस थिंकर के थ्रू पॉपुलर हुआ था बंगाल में? क्या आपको पता है उनका नाम? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बंगाल के अंदर पॉपुलर किया, स्पेशली उसकी साइंटिफिक थिंकिंग अप्रोच को, लिबर्टी, फ्रीडम के बारे में, कि ये लोग अपने यहां पर तो बड़ी आजादी की बात कर रहे हैं और यहां पर हमें बंदी बना के रखे हुए हैं। राइट, तो यही तो सवाल उठे कि तुम अपने यहां पर तो बढ़िया और यहां पर तो गड़बड़ कर रहे हो बेटा। हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, उन्होंने महिलाओं के अधिकार पर फोकस किया। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स ने विचारों को हर घर तक पहुंचाया। प्रिंटिंग प्रेस, कितने बढ़िया तरीके से लिखा, देखो हमने कि कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण से एक बहुत बड़ा सुधार का आंदोलन चला। तो वेस्टर्न एजुकेशन से लोगों को सोचने की शक्ति मिली। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, उन्होंने पुराने जो ट्रेडिशंस थे उसको चैलेंज किया और
सुधार को प्रमोट किया, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हर घर तक, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के विचार पहुंचे, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, नए मिडिल क्लास लोग बने जिन्होंने समाज सुधार में हिस्सा लिया, जो सबसे ज्यादा पीड़ित थे, जो आज भी पीड़ित रहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास ही एक सुधार करता है हमेशा, हर हर समय पर। क्यों? क्योंकि भाई ना वो नीचे गिरना चाहता है और ना वो प्रॉब्लम्स झेलना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। और जब मिडिल क्लास आगे बढ़ना चाहेगा तो वो कोई ना कोई खोज करेगा, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी क्लास को कोई टेंशन ही नहीं है, वो ऊपर बैठे हुए हैं। कैपिटलिस्ट क्लास ऊपर बैठी हुई, कोई टेंशन नहीं है। गरीब लोगों को तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं होती, बस खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, अपन तो मस्त, दो पैग अंदर हमसे के अंदर है। तो ये कहानी है। बट मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसको नीचे नहीं आना है और दूसरा उसको उठना है, क्योंकि हर चीज का बोझ उसके ऊपर रहता है कि सोसाइटी में स्वैग भी दिखाना है, आगे भी बढ़ना है। तो इसलिए मिडिल क्लास हिम्मत करता है, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हो तब आपके अंदर हिम्मत होती है। अंबानी इसके बेटों को जरूरत नहीं है ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने की, बिकॉज इतना पैसा पर्याप्त है। आप लोगों को जरूरत है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक स्टेटस डेवलप करना है। समझ रहे हो? राइज ऑफ नेशनलिज्म, रिफॉर्मर्स जो सुधारक थे, इन्होंने समाज के अंदर चेंजेस लाए, नेशनल फ्रीडम के साथ उस चेंजेस को जोड़ा। इन चारों पांचों जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, ये फैक्टर है भैया जिसमें रिफॉर्म्स मूवमेंट के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। इनमें से आप बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स पे अभी के भी लिख कर तुरंत सुनते जाओ और नीचे कमेंट पे डालो कि क्रिटिकल थिंकिंग लाने में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा था जो क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आया। देखते हैं किसने ध्यान से सुना इस टॉपिक को और समझा। अब सुनो, अब हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में अक्सर आती ही आती, कोई भी पेपर उठाकर देख लो, क्वेश्चन पेपर जो अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन कोई भी किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय जी का 1828 में लाया गया। मोनोथिज्म का प्रचार जो है वो किया गया। क्या कमेंट बॉक्स पर मोनोथिज्म की डेफिनेशन क्या बोलनी है? वन गॉड तो आपके सामने दिख ही रहा है, छोड़ो। कि ये बिलीव करते थे मोनोथिज्म के ऊपर, वन गॉड फिलोसफी के ऊपर, कि भाई क्या आपने भगवानों को बांट के रखा है, एक गॉड, उसकी पूजा करो ना। सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम का इन्होंने विरोध किया। वुमेन की एजुकेशन और विडो रीमैरिज का सपोर्ट किया। 1829 में सती को ऑफिशियली बैन करवाने में उनका मेजर रोल था। आपको पता है राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? चलो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी चीज में ही इसका पूरा आंसर छुपा हुआ है। फिर नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, एम जी रनाडे जी का 1867 का, महाराष्ट्र के अंदर ये आता है, समाज में सुधार लेकर आया। कास्ट सिस्टम, विडो रीमैरिज पर इन्होंने काम किया। अच्छा, ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज में क्या डिफरेंस है? तो आपको बता दें, ब्रह्मो समाज थोड़ा ज्यादा आइडियोलॉजिकल था, प्रार्थना समाज प्रैक्टिकल सोशल सर्विस पर फोकस करता था। पता है आपको? ये एक्चुअली प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज से ही इंस्पायर हुआ है, बट ये ज्यादातर समाज सर्विस पर, प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा था। अब आर्य समाज की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 1875 का, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ईयर के साथ पूरी चीज आपको याद रखनी है। गो बैक टू वेदा स्लोगन था इनका, कि वेद फिर से पढ़ो। शुद्धि मूवमेंट, घर वापसी पर इन्होंने फोकस किया, कि जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको वापस बुलवाओ, उनको अपनी जड़ों से जोड़ो। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, आइडल वर्शिप को भी, मूर्ति पूजा को भी अपोज किया। आर्य समाज स्कूल्स ने हिंदी बेल्ट में, जहां पर हिंदी लैंग्वेज चलती है, वहां पर नेशनलिस्ट थॉट को बहुत बूस्ट दिया था। आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड था? रिलीजियस रिकन्वर्जन ऑफ हिंदू, जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस लेकर आना, इससे रिलेटेड था शुद्धि मूवमेंट, याद रखना। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन 1897 का, स्वामी विवेकानंद जी का, प्रैक्टिकल वेदांत, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। भाई इंसान की सेवा करो तो भगवान की सेवा, यानी कि हर एक इंसान में भगवान बसते हैं, ये मैसेज स्वामी विवेकानंद जी का था। वर्ल्ड वाइड वेदांत की फिलॉसफी को स्प्रेड किया इन्होंने।
एजुकेशन और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया। शिकागो में इनकी स्पीच थी 1893 में, उसकी रिकॉर्डिंग सुनना, मजा आ जाएगा। इंडिया को ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर के रूप में दिखाया गया। तो ये सब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिफॉर्म्स किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी अक्सर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1875 इंडिया के अंदर 1882 में थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट के कंट्रीब्यूशन के थ्रू आई। इंडियन स्पिरिचुअलिटी का इसमें प्रचार होता है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो बन गया, यही था थियोसॉफिकल सोसाइटी की देन। एनी बेसेंट, मडाम ब्लवेत्सकी, एच एस ऑलकूट। तो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी में एसोसिएटेड थे। समझ रहे हो? एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, महिलाओं के अधिकार पर फोकस किया, स्कूल कॉलेजेस सेटअप किए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। फिर सर सैयद अहमद खान जी का अलीगढ़ मूवमेंट, मुस्लिम को अपलिफ्ट करना है मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया कि भाई आंख बंद मत रखो, आंख खोलो। है जिसने जो बोल दिया मौलवी साहब ने, आपने वो चीज जो है मान ली, थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ। ये चीज इन्होंने प्रचार करी इस चीज की। इन्होंने कॉपरेशन पर फोकस किया कि ब्रिटिश के साथ हम मिलकर काम करेंगे जिससे कि ब्रिटिश मुस्लिम्स को रहो अपलिफ्ट करने में हेल्प करें। ऐसे ही यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आइडिया थे इनके? रैशनलिज्म, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्री थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग पर फोकस किया। राइट? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास पर काम मत करो। बस इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको जो है वो सप्रेस जो है वो कर दिया था। ठीक है। फिर एक और हम लोग को समाज देखने को मिलता है, सत्य सोडक समाज, ज्योतिराव फूले जी का। दलित को अपलिफ्ट करने पर मेनली फोकस था। लो कास्ट के अधिकार पर इन्होंने काम किया, सोशल इक्वलिटी पर फोकस किया, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज किया। ब्राह्मण सुप्रीमेसी के अगेंस्ट थे मतलब ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सत्य सोडक समाज को किसने बनाया, है ना? फिर ऐसे ही वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय सती अबोलिशन से एसोसिएटेड है, 1829। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज, 1856। पंडिता रामाबाई, विडोज एजुकेशन, ज्योति राव फूले, वुमेन और दलित एजुकेशन। तो 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स ने फाउंडेशन रखा जेंडर इक्वलिटी का, कि महिलाओं को भी इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए एजुकेशन का। समझ रहे हो? अब इन सब सुधार जो थे, उसके जो ये आंदोलन थे, मूवमेंट्स थे, उसका क्या इंपैक्ट रहा? देखो, सोशल चेंजेस, एजुकेशनल ग्रोथ, कास्ट अवेयरनेस और नेशनलिज्म राइज। तो ये चार चीजें इसके अंदर आप जो है वो मेंशन करोगे। 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सोशल चेंज, सती खत्म हुई, महिलाओं का स्टेटस इंप्रूव हुआ समाज के अंदर। दूसरा, एजुकेशनल ग्रोथ, मॉडर्न स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हुई। तीसरा, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, लो कास्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हुई, उनके अधिकार की बात हुई पहली बार। नेशनलिज्म को मजबूत बनाया, रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी कंट्रीब्यूट किया, लोगों को एकजुट करने में मदद करी ना। तो गाइज, इन मूवमेंट्स ने सिर्फ समाज को सुधारा नहीं बल्कि एक नए भारत की नींव रखी थी। आज भी अगर हम जेंडर इक्वलिटी, कास्ट जस्टिस और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इन्हीं मूवमेंट्स की लेगेसी है वो। तो ये चीज आपको रहे हो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। राइट? तो देखो कितने अच्छे से हमने पूरे टॉपिक को कवर अप किया। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। और क्या करें आप जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो सुपर स्ट्रांग जो है वो बन जाए? तो हम लेकर आए आपके लिए एक ब्रेन पावर कैप्सूल जो अमेरिका से इंपोर्ट होती है गाइस। और ये कैप्सूल की कॉस्ट जो है वो लगभग 3,000 के आसपास आपको जो है वो पड़ेगी। बट मार्केट में ऐसी कैप्सूल 1500-1500, हजार हजार रुपए में अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं लेंगे आप वहां से, क्योंकि आपके पास फर्जी कैप्सूल्स आएगी, वो फायदा तो करेगी नहीं, नुकसान अलग कर देगी, साइड इफेक्ट्स अलग कर देगी। ये बिल्कुल नेचुरल है, ओमेगा 3 ओमेगा 9 का इसके अंदर कंपोनेंट जो है वो मिक्स्ड है। इसकी कोई आपको आदत नहीं लगेगी, इसका फायदा ही आपको मिलेगा, और 15 दिन के बाद से इसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मेमोरी शार्प होगी, फोकस इंप्रूव होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, और घंटों तक आप बिना रुके पढ़ पाओगे कंसंट्रेशन के साथ। तो बहुत बढ़िया चीज है ये, इसको जरूर लें, क्योंकि हमारे ब्रेन तक जो न्यूट्रिशन चाहिए पढ़ने के लिए वो पहुंचना चाहिए, जो हम दे नहीं रहे हैं, इसलिए हम चीजों को भूलते हैं।
तो आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस चीज को जो है वो ऑर्डर करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे लेनी है, कब तक लेनी है, वो पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर करने के लिए इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं, ब्रेन पावर कैप्सूल। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको इसका मिलेगा। तो चलिए, मुझे आपको ये चीज बतानी थी, और टॉपिक आपको होपफुली अच्छा लगा होगा, पूरी चीज समझ में आई होगी। टू द पॉइंट हमने चीजों के बारे में बात करी। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट अहेड। जय हिंद।